नमस्ते बच्चों। हमारी आज की चर्चा का विषय है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पिछली वीडियो में हम इन्हीं के द्वारा लिखित पाठ पढ़ चुके हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय भी हम पढ़ चुके हैं। तो मेरी कल्पना का आदर्श समाज क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज शीर्षक निबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण के साथ मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध कर रख देती है। अर्थात उनका कहने का अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है और जब जन्म लेता है तो उससे पहले ही उसके पेशे का निर्धारण हो जाता है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, सुनार का बेटा सुनार ही बनेगा, और जो लोग जूते इत्यादि बनाते हैं उनका आगे का पेशा वही होगा। इस तरह से जीवन भर के लिए मनुष्य अपनी जाति के अनुसार उस पेशे में बंध जाता है। वहीं आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा और उसके आधार पर किया जाने वाला श्रम विभाजन दोनों ही मनुष्य के लिए हानिकारक प्रथा है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना पर आधारित होता है। जाति प्रथा स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व को समाज से समाप्त करती है, क्योंकि यदि जाति प्रथा होगी तो हर व्यक्ति केवल अपनी ही जाति के साथ समता रखना चाहेगा, अपनी ही जाति को स्वतंत्र कराना चाहेगा, भाईचारा भी अपनी ही जाति के साथ रखेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये समाज के लिए हानिकारक हैं। इसलिए समाज में व्यवस्था, शांति, सौहार्द और प्रगति के लिए ज़रूरी है कि जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि जाति प्रथा की जड़ता को तोड़ा जाए और जाति विहीन समाज की परिकल्पना को सार्थक बनाया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनके लिए जो उनकी कल्पना का आदर्श समाज है वो तभी बन सकता है यदि जाति प्रथा को तोड़ा जाए और जाति विहीन समाज की परिकल्पना की जाए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यदि किसान है तो किसान का बेटा किसानी का ही कार्य कर रहा है, यदि कोई लोहार है तो उसका बेटा लोहार का ही काम कर रहा है। तो इस तरह से हर व्यक्ति का जो पेशा होता है उसकी जाति के अनुसार उसके जन्म से पहले निर्धारित हो जाता है। मेरी कल्पना का आदर्श भारत के माध्यम से लेखक ने कहा है कि सामाजिक सद्भाव, न्याय, रचनात्मकता की बात इन्होंने इसके बारे में कही। कार्यकुशलता, समता, आदर्श समाज की बात, लोकतंत्र, भ्रातृत्व, गतिशीलता, सर्वहित, श्रद्धा, सम्मान और सुरक्षा की बात इन्होंने इसके माध्यम से बताई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्य होने चाहिए। वो कौन से तत्व हैं? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। बंधुता यानी कि भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना। इनसे लोकतंत्र सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। उनके कहने का अभिप्राय ये है
कि हर व्यक्ति केवल ये ना सोचे कि मुझे केवल अपनी जाति को स्वतंत्र कराना है या केवल अपनी जाति की रक्षा करनी है, अपितु सबका जो कार्य है, कर्तव्य है, वो सबके प्रति होना चाहिए। सबको संपर्क के साधन और अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, किंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दास्ता में जकड़ा रहेगा। यदि व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो व्यक्ति क्या होगा, दास्ता में जकड़ा रहेगा, क्योंकि उसको अपना व्यवसाय दूसरों के अनुसार चुनना पड़ेगा, अपनी निर्भरता नहीं होगी। दास्ता केवल कानूनी ही नहीं होती, यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन 3 दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, किंतु क्या इन तीनों के कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? यदि व्यक्ति को शारीरिक वंश परंपरा के अनुसार व्यवसाय नहीं मिला या सामाजिक उत्तराधिकार में कुछ कम नीची जाति का काम मिला है, मनुष्य अपने प्रयत्न नहीं कर पा रहा, तो ऐसे 3 कारणों से क्या व्यक्ति के साथ हमें अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए? असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, किंतु हर व्यक्ति को विकास करने के बराबर अवसर मिलने चाहिए। लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि वह उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा। प्रयास मनुष्य के वश में है, किंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है। उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय व मार्ग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को जाति के अनुसार नहीं, अपितु उसकी कुशलता के अनुसार, उसकी निपुणता के अनुसार कार्य करना चाहिए। कई बार जाति के अनुसार जो लोग व्यवसाय चुन लेते हैं और अचानक उसमें परिवर्तन होने के कारण या प्रगति होने के कारण वो लोग भूखे मरने की उन पर नौबत आ जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति के नाम पर इसका श्रम का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, अपितु व्यक्ति की कार्य कुशलता के आधार पर ही उसका वर्गीकरण होना चाहिए। तभी डॉक्टर अंबेडकर को मिलेगा उनके सपनों का एक आदर्श समाज, उनकी कल्पना का एक आदर्श समाज जो कि वो चाहते थे, जो सबके लिए हितकारी है। आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर कीजिए। धन्यवाद।